हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जल्द ही हमारा चैनल सब्सक्राइबर का पहला पड़ाव पार कर देगा और उसके बाद हम सब्सक्राइबर काउंट शो कर देंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे हमें और हमारे वीडियोस को मदद मिलती है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है माइग्रेट सेट अ ट्रैप और ये एक तरह से माइग्रेट नाम की टीवी सीरीज का हिस्सा है। और इस मूवी सीरीज में अलग अलग मर्डर मिस्ट्री के बारे में बताया गया है और उन्हीं में से एक मर्डर मिस्ट्री को आज हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो इस कहानी में पेरिस के मॉन्टमार्ट्रे इलाके में पिछले 5 महीनों में एक सीरियल किलर ने एक के बाद एक 4 लेडी की हत्या कर दी है और पूरे शहर में इसी बात की चर्चा है और पुलिस भी उस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए पूरी तरह से कोशिश कर रही है। और सभी न्यूज़पेपर में एक ही न्यूज है, हत्या का ये सिलसिला कब खत्म होगा और शहर के चीफ इंस्पेक्टर माइग्रेट चुप क्यों है। मूवी के अगले सीन में हम डेनिस नाम के आदमी को देखते हैं जो कि काम खत्म करके रात के समय में अपने घर लौटता है। डेनिस की पत्नी जॉर्जेट बीमार छोटी बच्ची को संभाल रही होती है। अपनी छोटी बच्ची को देखकर डेनिस कहता है, मैं इसके लिए दवाई लाता हूँ। पर डेनिस की पत्नी जॉर्जेट डेनिस को रोककर खुद फार्मेसी में दवा लेने चली जाती है और फार्मेसी से दवा लेकर जॉर्जेट मॉन्टमार्ट्रे के एक सुनसान इलाके से गुजरती है। इसी के बाद पुलिस हेडक्वार्टर में एक फोन आता है जिसे इंस्पेक्टर जानवियर उठाते हैं और जानवियर माइग्रेट को जाकर फोन वाली बात बताते हैं। माइग्रेट और जानवियर दोनों घटना स्थल पर पहुंचते हैं जहां पर जॉर्जेट का मर्डर हो चुका था और क्राइम सीन पर ऑफिसर लॉग्रान माइग्रेट को बताते हैं मिशेल नाम की लड़की ने डेड बॉडी को सबसे पहले देखा था और उसने ही हमें सूचना दी। इस लेडी के साथ ना ही कोई असॉल्ट हुआ है और ना ही इससे चोरी की गई है। डेड बॉडी पर 2 चाकू के निशान मिले हैं, एक गर्दन के पीछे और दूसरा छाती पर। माइग्रेट उस बॉडी के आसपास देखता है और घटना स्थल को समझने की कोशिश करता है। तभी उनमें से एक पुलिस ऑफिसर कहता है, मुझे ये बात समझ नहीं आती कि ये सीरियल किलर कोई बड़ा चाकू इस्तेमाल क्यों नहीं करता। ये एक छोटा धारदार चाकू इस्तेमाल करता है जो कि एक पेन के समान होगा और उसी से ये महिलाओं को मारता है। जो हथियार ये इस्तेमाल करता है वो गहराई तक जाकर चोट पहुंचाता है और हर बार की तरह इस लेडी के कपड़े भी फाड़े गए हैं और बॉडी के पास वो दवाई भी पड़ी हुई थी जो वो बच्ची के लिए लेने गई थी। माइग्रेट कहता है, इस लेडी की फैमिली को इन्फॉर्म मत करना, मैं खुद उनसे मिलने जाता हूँ। माइग्रेट अपनी टीम के साथ डेनिस के घर पर जाकर हत्या का दुख जताता है। डेनिस बहुत दुखी होता है और डेनिस और उसकी फैमिली को देखकर, छोटे बच्चों को देखकर माइग्रेट भी दुखी होता है। आगे कार में माइग्रेट जानवियर से कहता है, मुझे उस मिशेल नाम की लड़की के पास ले चलो जिसने बॉडी को सबसे पहले देखा। मिशेल एक क्लब में काम करती थी तो माइग्रेट क्लब में जाकर मिशेल से पूछता है, क्या तुमने हत्या वाली जगह पर किसी को आते जाते देखा, कोई आवाजें सुनी। मिशेल कहती, कुछ देर पहले जाती तो उस लेडी की जगह मैं होती। माइग्रेट मिशेल से पूछताछ करके अपने ऑफिस जाता है तो प्रेस वाले इकट्ठा होकर माइग्रेट से सवाल करने लगते हैं, मरने वाली औरत कौन थी। माइग्रेट कहता है, औरत का नाम जॉर्जेट लिंकन था और वो एक हाउसवाइफ थी और हमें विश्वास है कि यह हत्या भी उसी सीरियल किलर ने की है। और ऐसा कहकर माइग्रेट अपने ऑफिस में चला जाता है। माइग्रेट अपने ऑफिस में जाकर जॉर्जेट की बॉडी से मिले हुए सामान को देखने लगता है। तभी एक पुलिस वाला आकर माइग्रेट को बताता है, आपके लिए मैसेज है सर, आपको कल सुबह मिनिस्टर ने मिलने के लिए बुलाया है। माइग्रेट जॉर्जेट की तस्वीर को भी मरी हुई लेडी की तस्वीर के पास लगाता है और अगले दिन माइग्रेट मिनिस्टर के ऑफिस में जाकर मिनिस्टर से मिलता है। मिनिस्टर कहता है, पुलिस को इतनी सारी सुविधाएं देने के बाद भी पेरिस की महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। तभी वहाँ बैठा कमिली नाम का आदमी कहता है, मिनिस्टर मोरेल, हमें माइग्रेट की मेथड पर पूरा भरोसा है, उसके आदमी दिन रात इन केस पर काम कर रहे हैं। मिनिस्टर पूछता है, माइग्रेट, क्या तुम मुझे बताओगे तुम कौन से मेथड यूज कर रहे हो। माइग्रेट कहता है, हमको पहले तो ये समझना होगा कि वो सीरियल किलर अलग अलग औरतों पर हमला क्यों कर रहा है, जिन औरतों की उम्र, उनके प्रोफेशन का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं। बस उन लेडीज में एक ही लिंक है, वो रात के समय में मॉन्टमार्ट्रे में निकली थी और उनके डार्क हेयर थे। किलर ने अभी तक हमारे लिए कोई सबूत नहीं छोड़ा। मिनिस्टर कहता है, तो मैं अपने कैबिनेट कलीग्स को क्या बताऊं कि मैंने पिछले 4-5 महीने से तुम्हें इस केस से क्यों नहीं हटाया। माइग्रेट कहता है, पुलिस के काम में समय लगता है। मिनिस्टर कहता है, और ये समय सभी की पोजीशन और जान ले रहा है। आगे माइग्रेट वापस डेनिस के घर पर जाता है और उसके घर की स्थिति को देखकर माइग्रेट निराश होता है। माइग्रेट अपने घर पर आता है तब माइग्रेट की वाइफ लुइस उससे कहती है, तुम उसे जरूर पकड़ लोगे, मैंने आज रात कुछ मेहमानों को डिनर पर बुलाया है और तुमसे मिलने के लिए प्रोफेसर टिसोट भी आने वाले हैं। रात में सभी मेहमान डिनर पर आते हैं और वो सीरियल किलर के बारे में चर्चा करने लगते हैं। वहीं पर प्रोफेसर टिसोट कहते हैं, जिस आदमी ने 20 साल तक कोई क्राइम नहीं किया वो अचानक औरतों को क्यों मारने लगा।
तभी टिसोट की वाइफ कहती है, कैसे पता कि उसने 20 सालों तक कोई क्राइम नहीं किया। माइग्रेट कहता है, क्योंकि पिछले 20 सालों में पेरिस में और उसके सारे जिलों में छोड़े गए सारे कैदियों की जांच होती है कि कहीं वो मनोरोगी तो नहीं, और उसके बाद ही उन्हें छोड़ा जाता है। और हमें मॉन्टमार्ट्रे सीरियल किलर जैसा कोई भी अपराधी रिहा किए अपराधियों में नहीं मिला। तभी उनमें से एक लेडी दूसरे टॉपिक पर बात करने के लिए कहती है। तब प्रोफेसर माइग्रेट के पास आकर कहते हैं, इन अपराधों को एक बात जोड़ती है, जरूर किलर को किसी बात को लेकर अपमानित किया गया होगा और वो अपने जीवन में इस अपमान को सहन नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि अधिकतर अपराध का कोई मकसद नहीं होता तब जब वो अपराध बार बार किया जाता है। बस किलर अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है और वो किए गए अपराध को गर्व से बताने लगता है। डिनर के बाद माइग्रेट और उसकी वाइफ बातें करते हुए वापस जा रहे होते हैं। तब माइग्रेट कहता है, प्रोफेसर ने कहा है कि किलर अपने अपराधों को गर्व से बताते हैं। वो दुनिया को बताना चाहते हैं कि वो कितने असाधारण है। किलर का रिएक्शन क्या रहेगा जब उसे पता चलेगा उसके क्राइम का क्रेडिट कोई दूसरा आदमी ले लेता है। लुइस कहती है तो वो अपराधी निराश और गुस्सा हो जाएगा। अगले दिन लॉन्गनान अपनी कार में किसी आदमी को पकड़कर लेकर आते हैं और वह आदमी अपना चेहरा ढके रहता है। माइग्रेट के ऑफिस के बाहर खड़े प्रेस वालों को लगता है कि किलर पकड़ा गया और सभी प्रेस वाले लॉन्गनान से सवाल करने लगते हैं, क्या ये वही किलर है? क्या किलर पकड़ा गया? इसका नाम क्या है? और सभी प्रेस वाले उस आदमी का फोटो भी लेने लगते हैं। पर लॉन्गनान उस आदमी को पकड़कर ऑफिस में ले जाता है और प्रेस वाले अनुमान लगाने लगते हैं, क्या यह आदमी वो किलर हो सकता है? इसे हथकड़ी क्यों नहीं पहनाई गई? माइग्रेट पकड़कर लाए गए उस आदमी से मिलता है। वो एक कांस्टेबल होता है और प्रेस वालों को शक कराने के लिए कि सीरियल किलर पकड़ा गया, ये सारा नाटक रचा जाता है। माइग्रेट अपने ऑफिस से बाहर आता है। तभी प्रेस वाले उससे सवाल करते हैं, क्या सीरियल किलर पकड़ा गया? क्या अंदर ले जाया गया आदमी सीरियल किलर था? पर माइग्रेट ये कहकर चला जाता है, मैं अभी कुछ भी नहीं बता सकता। आगे एक रेस्टोरेंट से एक डिलीवरी बॉय खाने पीने का सामान लेकर माइग्रेट के ऑफिस में जाता है। तब प्रेस वाले डिलीवरी बॉय को पैसा देकर कहते हैं, अंदर जो कुछ भी देखो, जो कुछ भी सुनो, हमें बाहर आकर बताना। डिलीवरी बॉय खाना लेकर माइग्रेट के ऑफिस में जाता है और डिलीवरी बॉय को देखकर जानवियर उस कांस्टेबल से पूछताछ करने का नाटक करने लगता है। जानवियर कहता है, मुझे सही सही डेट और टाइम बताओ, और डिलीवरी बॉय के आते ही वो सभी शांत हो जाते हैं। डिलीवरी बॉय को विश्वास हो जाता है कि पुलिस उस आदमी से पूछताछ कर रही है और डिलीवरी बॉय बाहर जाकर प्रेस वालों को ये सारी बातें बताता है। आगे लॉन्गनान मुंह ढककर उस कांस्टेबल को वापस से प्रेस वालों के सामने से ले जाता है और अगले दिन सभी न्यूज़पेपर में उस कांस्टेबल की मुंह ढककर फोटो छपी होती है और न्यूज हेडलाइंस होती है, क्या यही मॉन्टमार्ट्रे का सीरियल किलर है? कमिलियो अपने ऑफिस में माइग्रेट को बुलाता है और उसे न्यूज़पेपर दिखाकर पूछता है, ये सब क्या हो रहा है? और मुझे बिना बताए तुमने इसे अरेस्ट भी कर लिया। माइग्रेट कहता है, हमने किसी को अरेस्ट नहीं किया, ऑफिस में इस आदमी के मुंह ढक के आने को प्रेस वालों ने सब मान लिया। कमिलियो कहता है, क्या तुम मुझे डिटेल में बताओगे तुम ये सब क्या कर रहे हो, क्योंकि मुझे मिनिस्टर को जवाब देना होगा। माइग्रेट कहता है, सादी वेशभूषा में हमारे 200 ऑफिसर मॉन्टमार्ट्रे के हर स्ट्रीट पर तैनात है। वो अलग अलग रेस्टोरेंट में, होटल्स में दूसरे नाम से रहेंगे। कमिलियो कहता है, ये सब किस लिए? माइग्रेट कहता है, उस किलर को विश्वास दिलाने के लिए कि उसके क्राइम का क्रेडिट कोई और लेना चाहता है और वो ये नहीं देख पाएगा और वो फिर से किसी लेडी पर हमला करने की कोशिश करेगा। हो सकता है वो ये हमला आज रात को ही करेगा। कमिलियो कहता है, मिनिस्टर को बिना बताए ऑपरेशन करना उसे पसंद नहीं आएगा। माइग्रेट कहता है, किसी और की जान जाने से पहले किलर को बाहर लाकर पकड़ना जरूरी था और मिनिस्टर को भी कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आगे माइग्रेट टीम के साथ ऑपरेशन प्लान पर चर्चा करता है और उसके लिए उसे 12 महिला पुलिस की जरूरत पड़ेगी और उन महिलाओं को मॉन्टमार्ट्रे की सड़कों पर अकेले घूमना होगा। उन 12 महिलाओं को सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, उनकी लंबी हाइट होना चाहिए और डार्क हेयर होना चाहिए। आगे 12 लेडी पुलिस को लाया जाता है और जानवियर उन लेडी पुलिस को समझाता है, घबराना बिल्कुल नहीं है, शॉप्स में बैठे रहो, ड्रिंक करते रहो और किसी न किसी से बातें करते रहो। सड़कों पर सादे कपड़े पहने हुए पुलिस ऑफिसर हथियारों के साथ रहेंगे, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। और जानवियर सभी लेडी पुलिस को उनके बताए गए रूट पर जाने के लिए कहता है। आगे माइग्रेट के साथ जानवियर भी मॉन्टमार्ट्रे शहर में पेट्रोलिंग के लिए निकलते हैं और वो देखते हैं कि जनता बेखौफ होकर सड़कों पर घूम रही है। जानवियर कहता है, सारी जनता सुरक्षित महसूस कर रही है, उन्हें लगता है कि हमने किसी को अरेस्ट किया है। तभी माइग्रेट की नजर वहीं पर एक लड़की पर पड़ती है और वो उसके बॉयफ्रेंड को किस करके जाने लगती है। उस लेडी को देखकर माइग्रेट और जानवियर दूसरी जगह पेट्रोलिंग के लिए जाने लगते हैं। दूसरी तरफ वो लेडी अकेले स्ट्रीट पर जाने लगती है और तभी उसे लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। वो लेडी पीछे पलट कर देखती है तो उसके पीछे कोई नहीं था और ये देखकर वो लेडी तेजी से चलने लगती है। तभी कोई उस लेडी का पीछे से मुंह पकड़ लेता है और उस पर चाकू से हमला करने लगता है। वो लेडी उस किलर के हाथ के चाकू को पकड़ लेती है
और चिल्लाने लगती है। वो किलर उस लेडी के कपड़े खींचकर उसे नीचे गिरा देता है। तब पेट्रोलिंग कर रही पुलिस को भी उसकी आवाज आ जाती है और वो भी उस लेडी की तरफ दौड़कर जाने लगती है और वो किलर उस लेडी के ऊपर चढ़कर उस पर हमला करने लगता है। पर वो लेडी उस किलर का चाकू पकड़कर अपने आप को छुड़ा लेती है। तब तक पुलिस भी वहां पहुंच चुकी थी और वो किलर भाग चुका था। लॉगनन उस किलर को देख लेता है और वो उसका पीछा करने लगता है, लेकिन लॉगनन उस किलर को नहीं पकड़ पाता। माइग्रेट भी उस लेडी के पास पहुंचता है और उसे अपनी कार में बैठाकर उसका नाम पूछता है। वो लेडी कहती है, मैं पुलिस ऑफिसर मार्ट हूँ। माइग्रेट उस लेडी से किलर के बारे में पूछता है तो मार्ट कहती है, मैंने किलर को बस 1 सेकंड के लिए देखा था, मैं उसकी पहचान नहीं बता पाऊंगी। उसके पास एक छोटा चाकू था और उसने डार्क सूट पहन रखा था। हाथापाई करते हुए मार्टे के हाथ में किलर के सूट का एक बटन और थोड़ा सा कपड़ा आ जाता है और माइग्रेट उस सूट के कपड़े को और उस बटन को देखता है। माइग्रेट मार्टे को अपने ऑफिस में ले जाकर उससे फिर से पूछताछ करता है तो वो बताती है कि किलर लगभग 30 साल की उम्र का होगा। उसने रिंग पहन रखी थी। माइग्रेट पूछता है, कौन सी रिंग? क्या वो वेडिंग रिंग थी? मार्टे कहती है, हाँ शायद वो वेडिंग रिंग थी। माइग्रेट कहता है, मैंने हमले से पहले तुम्हें किसी आदमी के साथ देखा था। मार्टे कहती है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। मुझे लगा किलर मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ किस करते हुए देखेगा और ये देखकर वो भड़क कर मुझ पर हमला करेगा, इसलिए मैंने ये सब किया। माइग्रेट उस किलर के बटन और उसके सूट के कपड़े को एक जांचकर्ता के पास ले जाता है और उससे उस कपड़े और उस बटन के बारे में पूछता है तो वह आदमी जांच करके माइग्रेट को बताता है, ये बटन एक मामूली बटन जैसा दिख रहा है, पर ये एक अच्छी क्वालिटी का बटन है और ये बहुत ही रेयरली बनते हैं और इस कपड़े को देखकर लग रहा है ये विशेष रूप से लाइट ब्लू धागे से बना हुआ है और इसे पहनने वाला आदमी फ्रांस से नहीं इंग्लैंड से होगा। मिनिस्टर भी गुस्सा होकर कमिलियो से पूछता है, पुलिस को ये सब करने का आदेश किसने दिया था? कमिलियो कहता है, ये पूरा माइग्रेट का प्लान था किलर को पकड़ने के लिए। मिनिस्टर कमिलियो को धमकी देकर कहता है, माइग्रेट को बदलो नहीं तो मुझे तुम्हें बदलना होगा। आगे छानबीन कर रहे पुलिस ऑफिसर माइग्रेट को कॉल करके कहते हैं, सर इस बटन को बनाने वाली कंपनी मुलाबेक है और वो सीधे इस बटन को बेचती है। ऐसे बटन के मॉडल उन्होंने 40 अलग अलग लोगों को बेचे हैं और पेरिस में सिर्फ 28 लोगों को बेचे थे और इन ब्लू धागों से बनने वाले सूट का ऑर्डर पेरिस में सिर्फ 10 लोगों को मिला था। हम उन लोगों का पता सुबह तक लगा लेंगे। ये सुनकर माइग्रेट खुश होता है। तभी माइग्रेट के ऑफिस में कमिलियो आता है। कमिलियो माइग्रेट से कहता है, तुम्हारी जगह पर किसी और इंस्पेक्टर को बुलाया गया है, तुम सारे केस पेपर और फाइल्स उसे सौंप देना। मूवी के अगले सीन में इंस्पेक्टर एक टेलर के पास जाकर उसे सूट का कपड़ा दिखाते हैं और उस सूट से जुड़ी जानकारी मांगते हैं। इस कपड़े जैसा सूट किस किस ने बनवाया था? वो टेलर कहता है, मेरा एक कस्टमर है मार्सेल मॉन्सिन, वो मेरे पास से ही सूट बनवाते हैं। उनकी वाइफ भी उनके साथ सूट सिलेक्शन करने आती है। पुलिस ऑफिसर मार्सेल मॉन्सिन का नंबर मांगता है तो वो टेलर पुलिस इंस्पेक्टर को उस आदमी का नंबर देता है। अगले दिन माइग्रेट और इंस्पेक्टर हथियार के साथ मार्सेल के घर पर जाते हैं। मार्सेल के घर में उन्हें उसकी पत्नी मिलती है और वो कहती है, मार्सेल अभी सो रहा है। माइग्रेट कहता है, क्या वो कल रात में लेट लौटे थे जो अभी तक सो रहे, या वो रोजाना 11 बजे तक सोते हैं? मार्सेल की वाइफ कहती है, वो एक आर्टिस्ट है इसलिए वो देर रात तक काम करते हैं और सुबह देर से उठते हैं। माइग्रेट कहता है, हम पुलिस है और हम उनसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। मार्सेल की वाइफ कहती है, आप यहीं पर वेट कीजिए, मैं उन्हें उठाती हूँ। माइग्रेट और पुलिस ऑफिसर हथियार लेकर मार्सेल का वेट करने लगते हैं और अचानक मार्सेल रूम से बाहर आता है और मार्सेल माइग्रेट से कहता है, मैं रात में लेट तक काम कर रहा था इंटीरियर डेकोरेशन का, इसलिए मैं अभी लेट उठा। माइग्रेट कहता है, सॉरी हमने आपको डिस्टर्ब किया, पर क्या मैं आपका सूट देख सकता हूँ जो आपने कल रात पहन रखा था? मार्सेल कहता है, हाँ क्यों नहीं, और मार्सेल माइग्रेट को अपना सूट लाकर दिखाता है। माइग्रेट उस सूट के कपड़े से किलर के कपड़े के सूट को मिलाता है, पर वो दोनों कपड़े मैच नहीं होते। माइग्रेट कहता है, क्या कल रात में आपने यही सूट पहना था? मार्सेल कहता है, हाँ यही सूट पहना था। माइग्रेट कहता है, हम आपके कपड़ों की अलमारी देखना चाहते हैं। मार्सेल माइग्रेट को अपने कपड़ों की अलमारी दिखाता है, पर वहाँ भी उन्हें किलर के कपड़े से मैच करता हुआ कोई भी सूट दिखाई नहीं देता। माइग्रेट मार्सेल को सूट का कपड़ा दिखाकर कहता है, 1 महीने पहले आपने इस कपड़े का एक सूट बनवाया था, वो सूट अभी कहाँ पर है? मार्सेल कहता है, बस प्लेटफॉर्म के पास एक आदमी की सिगरेट से वो सूट थोड़ा जल गया था और मैं अपने पास ऐसे डैमेज सूट नहीं रखता, मैंने वो सूट नदी किनारे एक भिखारी को दे दिया था। माइग्रेट पूछता है, आपने वो सूट भिखारी को कब दिया था? मार्सेल कहता है, 1 हफ्ता पहले। तब माइग्रेट मार्सेल के घर में काम करने वाली लेडी को बुलाकर उससे सवाल पूछता है। माइग्रेट पूछता है, क्या आपने मार्सेल का सूट देखा? मार्सेल की सर्वेंट कहती है, नहीं मैंने उनका सूट नहीं देखा, क्योंकि वो अपने कपड़ों को खुद ही प्रेस करते हैं और जूतों को भी खुद ही साफ करते हैं। माइग्रेट कहता है, क्या आपने उनकी सिगरेट से जले हुए सूट के बारे में बातें सुनी? वो सर्वेंट कहती है, नहीं मैं उनके बीच हुई बातचीत को नहीं सुनती। सर्वेंट से सारी बातें सुनकर माइग्रेट मार्सेल से कहता है, आप जल्दी से कपड़े पहन लीजिए, आपको हमारे साथ इंक्वायरी के लिए चलना होगा। इंस्पेक्टर आपके साथ रहेंगे, आप उनके साथ आना। मार्सेल कहता है, क्या मैं पूछ सकता हूँ आप मुझसे इंक्वायरी क्यों करने वाले हैं?
माइग्रेट कहता है बस इसलिए क्योंकि आपने हमसे पूछा ही नहीं कि हम यहाँ पर क्यों आए, क्योंकि आपको पता है हम यहाँ पर क्यों आए। आगे माइग्रेट मार्सेल को पुलिस हेडक्वार्टर ले जाता है और माइग्रेट जानवियर से कहता है कुछ आदमियों को ले जाकर नदी किनारे उस भिखारी का घर ढूंढो जिसको इसने अपना सूट दिया। मार्सेल को जेल में ले जाया जाता है और दूसरी तरफ पुलिस इंस्पेक्टर मार्सेल की वाइफ से पूछताछ करते हैं। मार्सेल की वाइफ पुलिस इंस्पेक्टर से कहती है मार्सेल आर्किटेक्ट डेकोरेट का काम क्या करते थे, क्योंकि उनके पास कोई ऑफिशियल डिग्री नहीं थी, वो बिल्डिंग का प्लान नहीं बना सकते थे। दूसरी तरफ माइग्रेट भी मार्सेल से पूछताछ करता है। माइग्रेट पूछता है तुम्हारा जन्म कहाँ पे हुआ था। मार्सेल कहता है मॉन्ट मार्टे में। माइग्रेट पूछता है तो तुम मॉन्ट मार्टे में कब तक रहे और तुम्हारे पेरेंट्स क्या वो अभी भी जिंदा है। मार्सेल कहता है मैं शादी तक मॉन्ट मार्टे में ही रहा करता था और मेरी माँ अभी भी जिंदा है। माइग्रेट कहता है तो तुम्हारी माँ के साथ तुम्हारा कैसा रिश्ता है। दूसरी तरफ मार्सेल की वाइफ पुलिस इंस्पेक्टर को बताती है उनकी माँ के संबंध उनके साथ बहुत ही अच्छे हैं और वो महीने में एक बार उनसे मिलने भी जाते हैं। उनके फादर की डेथ हो गई जब वो 14 साल के थे और मार्सेल के फादर कसाई का काम क्या करते थे। इंस्पेक्टर पूछता है तो आप इस अपार्टमेंट का पे कहाँ से करते हो और सर्वेंट को कहाँ से पैसा देते हो, जबकि आप कोई जॉब नहीं करती और आपके पति भी कोई ज्यादा अच्छा नहीं कमाते। मार्सेल की वाइफ कहती है मार्सेल के पास फैमिली मनी है। मूवी में आगे माइग्रेट और लॉगनॉन दोनों मार्सेल की माँ से मिलने उसके घर पर जाते हैं और माइग्रेट मार्सेल की माँ से पूछता है क्या कल रात में आपका बेटा आपसे मिलने आया था। मार्सेल की माँ कहती है उसको रात में कहीं आने जाने की आदत नहीं है और मैं तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं देने वाली। माइग्रेट कहता है आपके बेटे पर 5 मर्डर के आरोप है जो उसने पिछले 6 महीने में किए हैं। यह सुनकर मार्सेल की माँ माइग्रेट पर गुस्सा करती है और कहती है तुम उस पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हो। माइग्रेट पूछता है आपका बेटा आपसे आखिरी बार कब मिलने आया था। मार्सेल की माँ कहती है मुझे याद नहीं। माइग्रेट पूछता है आपके बेटे ने 18 साल की उम्र में शादी की थी, क्या यह शादी आपकी इच्छा से हुई थी। मार्सेल की माँ पूछती है ये आप क्या क्वेश्चन कर रहे हो, क्या आप उसे पागल साबित करना चाहते हो, क्योंकि यंग लड़के अपनी माँ की हेल्प के बगैर शादी नहीं करते। मेरा बेटा कहाँ है। मार्सेल की माँ मार्सेल से जेल में मिलती है और कहती है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए पेरिस का सबसे महंगा वकील करवाऊंगी। उसके लिए मुझे अपना घर बार सब बेचना पड़ा तो भी मैं बेचूंगी। यह सुनकर मार्सेल अपनी माँ पर चिल्लाता है। तब माइग्रेट मार्सेल की माँ से फिर से सवाल करने लगता है, तब वो जवाब देने से मना करती है और मार्सेल को भी किसी बात का जवाब देने से मना करके वो वहाँ से चली जाती है। माइग्रेट उस रात कुछ अपराधियों को मार्सेल के साथ खड़ा करके उन्हें मार्टे के सामने लाता है जिस पुलिस वाली मार्टे पर सीरियल किलर ने हमला किया था और माइग्रेट मार्टे से कहता है यह वही लोकेशन है जहां पर तुम पर हमला हुआ था, अपना समय लो और उस आदमी की पहचान करो जिसने तुम पर हमला किया होगा। मार्टे वहां खड़े सभी आदमियों को गौर से देखती है और मार्सेल को देखकर कहती है मैं अच्छी तरह से उसे नहीं पहचानती पर मुझे लगता है यह आदमी वही था। अगले दिन कमिलो चीफ इंस्पेक्टर लेफोर्स के साथ माइग्रेट के ऑफिस में पहुंचता है और माइग्रेट की टीम से पूछता है माइग्रेट कहाँ है। माइग्रेट की टीम कहती है हमें नहीं पता। कमिलो कहता है आज से चीफ इंस्पेक्टर लेफोर्स आपको लीड करेंगे माइग्रेट की जगह पर, आप इनको इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी सारी जानकारियां बताइए। तभी वहाँ पर जानवियर आता है और एक इंस्पेक्टर जानवियर को बताता है कमिलो ने माइग्रेट की जगह पर चीफ इंस्पेक्टर लेफोर्स को रिप्लेस कर दिया है, अब वो ही हमारे चीफ होंगे। जानवियर उस इंस्पेक्टर को बताता है मुझे भिखारी के पास वो सूट मिल गया और उसका एक बटन भी मिसिंग है और जैसा कि मार्सेल ने कहा था इस पर सिगरेट के जलने के दाग भी है। मुझे लगता है हमने गलत आदमी को पकड़ लिया, वो सच बोल रहा था। दूसरी तरफ माइग्रेट मार्सेल से पूछताछ कर रहा था। माइग्रेट कहता है क्या तुम्हारी माँ तुमसे प्यार करती है। मार्सेल कहता है हाँ वो मुझे बहुत प्यार करती है और वो हमेशा मुझे स्पेशल फील कराती है। माइग्रेट कहता है तो तुम्हारे पिता क्या करते थे, क्या वो एक कसाई थे। मार्सेल कहता है नहीं मुझे नहीं पता, मेरी माँ ने मुझे कभी नहीं बताया, पर पेरिस का सबसे महंगा लॉयर मुझे छुड़ाने आएगा। माइग्रेट कहता है तुम्हारी माँ महंगे लॉयर को अफोर्ड नहीं कर सकती और ना ही तुम्हारी वाइफ। हमें पता चला है कि तुमने कई महीनों से अपने घर का रेंट भी नहीं दिया है, तुम एक नाकामयाब इंसान हो और तुम्हारी कोई पेंटिंग नहीं बिकती और ना ही तुम्हारा कोई आर्किटेक्ट का अच्छा काम चलता है। इन 2 महिलाओं के बीच तुम कैद होकर रह गए हो और तुम्हारे जीवन का कोई आधार नहीं बचा, इसलिए तुम सपने देखने लगे, अपने अपार्टमेंट से सैर करने निकलने लगे और तुम कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे लगे कि तुम बहुत ही मजबूत इंसान हो और तुम ये बात लोगों के सामने साबित करना चाहते थे। तभी वहाँ पर जानवियर और इंस्पेक्टर भी आ जाते हैं और वो माइग्रेट को भिखारी के पास मिला हुआ सूट दिखाते हैं और इंस्पेक्टर माइग्रेट को बताता है आपकी जगह लेफोर्स को भेजा गया है और जानवियर माइग्रेट को सूट दिखाकर कहता है ये सूट मुझे नदी किनारे एक भिखारी के पास मिला और अगर मार्सेल ने उस भिखारी को ये सूट 2 हफ्ते पहले दिया था तो मार्सेल सच बोल रहा है। माइग्रेट कहता है इस सूट को जांचकर्ता मूर्स के पास ले जाओ, वो हमें बताएगा कि इस सूट में सिगरेट से जलने वाले निशान कितने पुराने हैं और अगर वो 2 दिन पुराने हैं तो मार्सेल हमसे झूठ बोल रहा है। आगे माइग्रेट जानवियर के साथ मार्सेल के घर पर जाता है तलाशी के लिए
और वहां पर उन्हें टूल बॉक्स में एक पेन के समान चाकू मिलता है। कमिलियो और लेफोर्स माइग्रेट के ऑफिस में इंतजार कर रहे थे। माइग्रेट अपने ऑफिस में जाने लगता है, तब पुलिस इंस्पेक्टर माइग्रेट को यह बात बताता है। माइग्रेट कहता है, जांचकर्ता मुर्स कहाँ है? इंस्पेक्टर माइग्रेट को चिट्ठी देकर कहता है, उन्होंने आपके लिए मैसेज छोड़ा है। और उस चिट्ठी को पढ़कर माइग्रेट अपने ऑफिस में जाता है और माइग्रेट कमिलियो और लेफोर्स से कहता है, आपका यहाँ पर आना बर्बाद हो गया, क्योंकि मुझे अभी अभी उस सीरियल किलर के खिलाफ ठोस सबूत मिले हैं, जिससे हम उस किलर के ऊपर एक मजबूत केस बना सकते हैं। हमें वो चाकू मर्सेल के अपार्टमेंट से मिल गया है, जिससे मर्सेल ने 5 महिलाओं की हत्याएं की थी, और हमें उसका सूट भी मिल गया है, जिसे पहनकर उसने 2 दिन पहले हमारी एक पुलिस ऑफिसर मार्टे पर अटैक किया था। मर्सेल ने हमसे कहा था कि उसने ये सूट 2 हफ्ते पहले एक भिखारी को दे दिया था, क्योंकि इसमें सिगरेट के जलने के दाग हो गए थे। पर हमारे जांचकर्ता मुर्स ने पता लगा लिया है। हाँ, हमने टेस्ट किया है और हमें पता चला है इस सूट पर पड़े सिगरेट के दाग 24 घंटे पुराने हैं, ना कि 2 हफ्ते पुराने। वही खड़ा लेफोर्स कहता है, इन सब से क्या साबित होता है? माइग्रेट कहता है, इससे ये साबित होता है कि किलर ने हमारी पुलिस ऑफिसर पर हमला करते समय ये सूट पहन रखा था। ये सब सुनकर कमिलियो माइग्रेट से कहता है, तुम इस केस को संभालोगे, चार्जशीट फाइल करो। और ऐसा कहकर कमिलियो वहां से चला जाता है। माइग्रेट सोचता है कि उसने केस सॉल्व कर लिया और वो अपने घर पर जाकर शांति से सोता है। तभी उसे रात में जानवियर का कॉल आता है और वो माइग्रेट को बताता है एक और हत्या हुई है। माइग्रेट क्राइम सीन पर पहुंचता है तो वहां पर मरने वाली लड़की के कपड़े वैसे ही फटे थे जैसे मरने वाली 5 महिलाओं के कपड़े फटे थे। और पुलिस ऑफिसर माइग्रेट को बताते हैं, इस लड़की का नाम जेनी है। इस पर 6 बार वैसे ही चाकू से हमला किया गया है, जैसा कि पिछली 5 मरने वाली महिलाओं पर किया गया था। ये सब सुनकर माइग्रेट सोचता है, मर्सेल जेल में है, तो फिर इसे किसने मारा? माइग्रेट मर्सेल की वाइफ के पास जाता है और उसे अपने साथ लेकर आता है, और वहां पर मर्सेल की माँ भी थी। माइग्रेट उन दोनों को बिठाकर उन्हें अगले दिन छपने वाला न्यूज़पेपर दिखाता है, जिस पर अभी अभी हुए जेनी के कत्ल की न्यूज थी। और माइग्रेट उन दोनों को वहीं पर बिठाकर मर्सेल से मिलने चला जाता है। मर्सेल की माँ और उसकी वाइफ दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रही थी। माइग्रेट नीचे जाकर मर्सेल से कहता है, तुम्हारी माँ और तुम्हारी पत्नी दोनों यहीं पर है। तुम्हारी वाइफ और तुम्हारी माँ एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं। तुम्हारी माँ को लगता है कि तुम्हारी वाइफ तुम्हें डरा कर रखती है, और इसलिए तुम्हारी माँ भी तुम पर कंट्रोल करना चाहती है, जैसा कि तुम्हारी पत्नी तुम पर करती है। तब तक वहां पर न्यूज़पेपर लेकर कमिली भी आ जाता है और वो भी वहां पर मर्सेल और माइग्रेट की बातों को सुनने लगता है। मर्सेल कहता है, मेरी माँ ने मेरी शादी की सारी व्यवस्थाएं की थी और वो जवानी तक हमारा ख्याल भी रख रही थी। मैं और मेरी वाइफ एक दिन उसे घर पर छोड़कर आ गए जब वो घर पर सो रही थी। माइग्रेट कहता है, तो क्या घर से भागने के बाद तुम्हें आजादी फील हुई? मर्सेल चिल्लाकर कहता है, नहीं। माइग्रेट मर्सेल को अगले दिन बेचा जाने वाला न्यूज़पेपर दिखाकर कहता है, तुम्हारी माँ और तुम्हारी वाइफ जानती थी कि तुम ही वो कातिल हो, इसलिए उन्होंने तुम्हें बचाने की कोशिश की और उनमें से किसी एक ने एक मर्डर कर दिया है ताकि तुम्हें वो सीरियल किलर ना समझा जाए और तुम जेल से रिहा हो जाओ। माइग्रेट ऊपर जाकर मर्सेल की माँ और उसकी पत्नी से मिलता है और वो दोनों माइग्रेट से कहती है, आपको मानना होगा कि आपसे मिस्टेक हुई है, मर्सेल वो सीरियल किलर नहीं है। आप उन्हें कब तक छोड़ोगे? हमें उनसे मिलना है। माइग्रेट उन दोनों को मर्सेल से मिलने देता है और मर्सेल की माँ मर्सेल को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मेरे बेटे को अभी छोड़ो। तब माइग्रेट कहता है, हम इसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इसने कबूल कर लिया है इसने 5 महिलाओं का मर्डर कर लिया है और आप दोनों में से किसी एक ने भी जेनी का मर्डर किया है, ताकि आप लोग मर्सेल को वापस अपने घर ले जा सको। उसे वापस से दुनिया से छुपाओ, अपने वश में करके रखो और उसे कुछ न बनने दो। तब मर्सेल अपनी माँ पर चिल्लाता है, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने ही सबको मारा है क्योंकि मैं आप दोनों से नफरत करता हूँ। तब माइग्रेट मर्सेल की माँ से पूछता है, क्या आपने जेनी का मर्डर किया है कुछ घंटों पहले? ये सुनकर मर्सेल की माँ कहती है, हाँ मैंने उसका मर्डर किया है। माइग्रेट कहता है, तो आप बताओ जेनी ने किस रंग के कपड़े पहन रखे थे? मर्सेल की माँ कहती है, मैंने देखा नहीं, वहाँ अंधेरा था। माइग्रेट कहता है, वहां से 5 फुट की दूरी पर स्ट्रीट लाइट थी। तब पीछे खड़ी मर्सेल की वाइफ कहती है, जेनी ने ब्लू ड्रेस पहन रखी थी। ये सुनकर माइग्रेट कहता है, इंस्पेक्टर मर्सेल की वाइफ को ऊपर ले जाओ और इनका बयान दर्ज करो। ये सुनकर मर्सेल अपनी वाइफ पर भी चिल्लाता है और कहता है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मर्सेल की माँ और उसकी वाइफ हमेशा उसे कंट्रोल में रखते थे। वो दोनों उससे बहुत प्यार करते थे, इसलिए मर्सेल की माँ और उसकी वाइफ वो दोनों ही चाहते थे कि मर्सेल उन्हीं के हिसाब से जिंदगी जिए। इसलिए मर्सेल की माँ और उसकी वाइफ में अच्छी नहीं बनती थी और वो दोनों ही मर्सेल को वश में करना चाहती थी। इसलिए मर्सेल की जिंदगी एक पिंजरे में बंद पंछी की तरह हो गई थी। अपनी माँ से छुटकारा पाने के लिए मर्सेल अपनी वाइफ के साथ निकल जाता है और माँ के बाद मर्सेल की वाइफ भी उसे कंट्रोल करने लगती है। उसे अपने बलबूते पर कोई काम नहीं करने देती, जिससे उसका भी नाम हो सके, उसे भी लोग जाने।
इसलिए मार्सेल अपनी पत्नी से और अपनी वाइफ से बहुत नफरत करने लगा था और वो उन दोनों का गुस्सा किसी और महिला पर उतारने लगा था। वो शहर की महिलाओं को मारने लगा था और इससे ही उसे गर्व महसूस होता था कि शहर की महिलाएं उसके नाम से डरती है। तो दोस्तों कहा जाता है कि जरूरत से ज्यादा प्यार भी अच्छा नहीं होता। मार्सेल की माँ और उसकी वाइफ वो दोनों ही उससे बहुत प्यार करती थी, पर वो ना उसे घर से बाहर निकलने देती थी और ना ही उसे कोई काम करने देती थी। इसलिए मार्सेल अंदर ही अंदर पागल हो गया था। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।